सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का कि इनमें से कौन सा जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है कि क्या है, प्रश्न क्या है, क्या पढ़े, केंद्र और राज्य के बीच संबंध में समस्या है, क्या है, हाँ? प्रमुख बाधा क्या है केंद्र। चलिए हम किताबें ले लेते हैं इसे। पहला जो प्रश्न है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है, यही पहला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में जो है कि जो प्रमुख बाधा है ये आपका राज्य का पद भी है, अनुच्छेद 356 भी है, और राज्य के केंद्र के ऊपर निर्भरता है। इसका आंसर इनमें से क्या होगा, सभी होगा। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। अब चलिए चारों ऑप्शन के बारे में समझते हैं। राज्यपाल क्या होता है, अनुच्छेद 356 क्या है, राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता क्या है, इस सब के बारे में समझते हैं। पहले समझ लो उसके बाद लिखना है यार। राज्यपाल का पद, राज्यपाल जो है कि क्या होते हैं, जिस तरह की देश में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के राज्य के कार्यपालिका के जो है प्रमुख होते हैं राज्यपाल। इनके पद का जो वर्णन है अनुच्छेद 155 है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। कहाँ, किसी भी राज्य में। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अगर सवाल आता है तो आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। जिस प्रकार से केंद्र में अगर कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति के बिना जो है कि सिग्नेचर के बिना जो है उनके सहमति के कोई भी कानून नहीं बनेगा। कानून बनाने का काम संसद के है, और संसद में संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी कानून कौन बनाता है, संसद। और संसद के कितने अंग हैं, 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये 3 अंग हैं जो है किसका, संसद के। तो जब लोकसभा, सबसे पहले कोई कानून बनाना होता है तो लोकसभा में पारित होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा दोनों के सहमति बन गया तो राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति को लगा ठीक ठाक तो वो सिग्नेचर करेंगे, और जैसे उनका सिग्नेचर हुआ कि वो जो है कि आपका एक कानून बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बिहार, मतलब अपना बिहार का किसी भी राज्य में अगर कानून बनाना है तो राज्य में सरकार अगर कानून बनाती है तो राज्यपाल का जब तक अनुमोदन नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक राज्य के कानून नहीं होगा। जैसे शराबबंदी का कानून, तो जब तक जैसे कि यहाँ के विधानसभा, विधान परिषद में बिहार के परिषद पारित हुआ, उसके बाद जो है कि राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल फिर उसको सिग्नेचर किए, तब जाके वो जो है कि शराबबंदी क्या बन गया, एक कानून बन गया। ये राज्यपाल का पद है। ठीक है ना। अभी बिहार में राज्यपाल कौन है, VR अर्लेकर, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन अनुच्छेद 356 पे चलते हैं। अनुच्छेद 356 है क्या, तो देखिए आपातकाल एक शब्द है। अपने जो है संविधान में आपातकाल एक शब्द है। आपातकाल 3 प्रकार के लागू होते हैं। 3 अनुच्छेद में जो है क्या पाल है, 52, 56 और 61। 52, 56 और 61, 352, 356 और 361। ये 3 वो अनुच्छेद है जिसमें आपातकाल का वर्णन, 3 प्रकार के आपातकाल अपने देश में लगाया जा सकता है। 352 में है जो है कि बाहरी आक्रमण कुछ होता है तो उस पर जो है कि देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 है, ये जो है कि राज्य में कुछ तरह की गड़बड़ी पाया जाता है, तब जो है कि राज्यपाल के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति के अनुशंसा पर, राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है कि क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी आपातकाल लागू हो गया राज्य में। 61 होता है जब वित्तीय संकट होता है। वित्तीय संकट यानी कि पैसों की कमी हो जाती है। अभी तक अगर सवाल आपसे पूछे कि भारत में कितनी बार वित्तीय जो है क्या आपातकाल लगा है, तो कहना कि एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है, एक भी बार नहीं। तो 52, 56 और 61 याद रखिएगा। 52, 56 और 61 में आपातकाल का वर्णन है। 352 में बाहरी आक्रमण के बाद जो है कि देश में आपातकाल लागू होता है। 56 में राज्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी होता है तो राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है कि शासन लगाते हैं, तो कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। पंजाब में सबसे पहले जो है कि राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, यानी कि राज्य जो है वो केंद्र के ऊपर निर्भर है। यानी कि जो भी मतलब टैक्स लगता है, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं जैसे कि जितना भी NH है, नेशनल हाईवे है, तो हर एक राज्य से होकर गुजरती है, तो हर एक राज्य से होकर गुजरती है, तो लेकिन उसका टैक्स कौन वसूलता है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार उसको पैसा देगी। पेट्रोल पे टैक्स राज्य सरकार भी लेती है, केंद्र सरकार भी, लेकिन इस पेट्रोल के टैक्स से भी केंद्र सरकार उसको पैसा देगी। देखते हैं बार बार जो है कि नेता जो है कि यहाँ के नीतीश कुमार या तेजस्वी की जितना हम लोग को हक है उतना जो है कि केंद्र से हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए केंद्र के ऊपर निर्भर है, अगर केंद्र से पैसा मिलेगा तो उतना पैसा यहाँ खर्च होगा। तो तीनों के तीनों जो है क्या है, समस्या है, किसको, केंद्र और राज्य के बीच में बाधा है। ठीक है। ये तीनों ऑप्शन के बारे में हम बात कर लिए। आगे जो है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है,
संविधान में किस भाग में, हाँ, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर आपको भाग 3 होगा। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में, ठीक है ना। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो है कि होता क्या है, तो जिसमें आपको अभिव्यक्ति दी गई। मौलिक अधिकार माने स्वतंत्रता, ठीक है ना, स्वतंत्रता। मौलिक आपकी अभिव्यक्ति दिया गया है, आपके अधिकार। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6। पहले 7 था, पहले कितना था? 7, लेकिन अभी कितना मौलिक अधिकार है? 6। 7 था, जिसमें से एक को माइनस किसको किया, यानी घटाया किसको गया? तो संपत्ति के आधार को, संपत्ति के जो अधिकार है उसको जो है कि हटाया गया। क्यों हटाया गया? कि अगर संपत्ति का मतलब के अधिकार हो गया तो कोई आदमी के पास खूब पैसा होगा, कोई आदमी के पास एकदम पैसा नहीं होगा, जिससे क्या होगा? अराजकता बढ़ जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, तुरंत एकदम ऊंच नीच वाला जो सिस्टम है वो और बढ़ जाएगा। किसी के पास खूब पैसा, किसी के पास एकदम पैसा नहीं। तो जो है कि इसमें से मौलिक अधिकार जो संख्या 7 था, उसमें से संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार जो था, मौलिक अधिकार में होता है कि स्वतंत्र है, उसके लिए आपको कोई पैसा वैसा लगना नहीं है। लेकिन संपत्ति के अधिकार में अब क्या हो गया कि अब संपत्ति रखने तो ब्यौरा देना होगा कि इतना पैसा आप ला रहे हैं, आपके पास है तो कहां से लाए हैं, है ना, ये बताना होगा। अगर ला रहे हैं उतना पैसा है तो आप सरकार को भी क्या क्यों नहीं दे रहे हैं, टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसे कहता है अभी बात में कहता है बड़ा आदमी बनना है तो 2 नंबर का धंधा करो, है ना, जैसे शराब बेचो, गन बेचो, जो भी करना है, गलत काम है वो करो। लेकिन गलत काम आप कर रहे हैं तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा हुआ, बाप रे बाप कहां से इतना कर रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, बंगला बना रहा है, तो इतना मोटे मोटे सोना के चैन पहन के चल रहा है। तो वो जिस दिन जो है कि इनकम टैक्स के चक्कर में आ गए, आपके यहाँ छापा पड़ जाएगा और आपका सारा पैसा जब्त हो जाएगा और आप जो है कंगाल बन जाएगा, जेल भी हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार कितने? 6 अधिकार है। आपको कहीं भी जो है मौलिक अधिकार में पिछला क्लास में बताया, कहीं भी आप जाके स्वतंत्रता पूर्वक बोल सकते हैं, कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, है ना, बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, है ना, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। कोई भी धर्म को मानने के लिए आपको कोई बात नहीं करेगा कि तुम बौद्ध क्यों माने हो, तुम जैन क्यों माने हो, तुम हिंदू क्यों बने हो, कोई भी आपको बाधे नहीं कर सकता है। समानता का अधिकार है, यानी सब लोग समान है, चाहे वो हरिजन हो या बड़जन हो, है ना। तो ये जो है कि आपको भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 है। मौलिक अधिकार 6 है और मौलिक अधिकार जो है वर्णन किसमें है? भाग 3 में। तो सबसे भाग 1, भाग 2, भाग 4 क्या है? तो भाग 1 में जो है बताया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कैसे राज्यों का संघ है? क्योंकि कई राज्य मिलकर के एक देश बना। कौन सी? भारत। इसलिए भाग 1 में बताया कि राज्यों का एक संघ, यानी कि भारत और उसके संघ के बारे में, उसके राज्यों के बारे में वर्णन है। किसमें? भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता के बात किया गया है। भाग 2 में और भाग 1 में राज्यों के संघ अनुच्छेद 1 से 5 तक। कितना तक? अनुच्छेद 1 से जो है कि वर्णन है कहां तक? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक ये भाग 1 में बताया कि भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में वर्णन है। किसमें? भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता के बारे में। ये अनुच्छेद जो है कि आपको एक भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन, किसका वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता कहने के मतलब है कि कौन यहाँ के नागरिक कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा और किसको कैसे नागरिकता प्राप्त होगा, इसके बारे में वर्णन आपको किसमें है? भाग 2 में जो है कि, ठीक है ना। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है, कौन यहाँ के नागरिक बनेगा। मान लीजिए कोई विदेशी आदमी है, उसको भारत के नागरिकता प्राप्त करना है, तो उसका क्या कंडीशन होगा, किस प्रकार से जो है कि वो भारत के नागरिक बनेगा, ठीक है ना। कोई जो है कि भारत के नागरिकता त्याग करना चाहता है कि हम भारत के नहीं दूसरा जगह की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, अब हमको भारत की नागरिकता खत्म करवाना है, तो उसके लिए जो है कि जितने भी प्रावधान है, नियम है, ये आपको भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11, 1 से 4 तक है। अभी जो है भाग 2 जो है कि मैं नागरिकता के बारे में 5 से कितना? 11, अनुच्छेद 5 से 11। ये अनुच्छेद क्या है? तो जिस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं तो लिखता है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 या इकाई 1 में क, ख, ग करके, उसी प्रकार से जो है कि वर्णन है। भाग 2 में जो है 5 से कहां तक? 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। इस सारा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, इसलिए एकदम जो है कि इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से नोट डाउन करें। अनुच्छेद 5 से 11 में भाग 2 में है नागरिकता के बारे में। भाग 3 में किसके? मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार। मौलिक
अधिकार का भाग 3 में मौलिक अधिकार में जो है आप लोग बताया कि अधिकार कितने हैं? 6 हैं, है ना। पहले कितना था? 7। लेकिन 42वां संशोधन के तहत जो है कि मौलिक अधिकार को क्या कर, मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अगर आपके पास संपत्ति है तो आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी जो है कि भारत सरकार जो वित्त मंत्री जो बजट पेश हुआ उसमें कहा कितना आप कमाइए कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको सालाना इनकम 7 लाख से अधिक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख से अधिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख से कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर 7 लाख से अधिक कमाते हैं टैक्स नहीं देते हैं तो आपके यहाँ छापा पड़ेगा, आपको टैक्स का भरपाई करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप जुर्म कर रहे हैं, पैसा चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाग 3 में आपको जो है कि कहां से अनुच्छेद जो है कि भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक। भाग 4 में किसका वर्णन है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। भाग 4 में कहाँ का? नीति निर्देशक सिद्धांत का, ठीक है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग 4 ये कितना? तो 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। याद रहेगा कि भाग 4 में जो है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। अब अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। फिर से आते हैं इस ऑप्शन पे, जैसे भाग 1 में बताया कि भारत राज्यों का संघ है, तो ये जो भाग 1 में जितना भी चीज दिया गया है भारतीय अधिनियम जो है कि 1935 से और जो है कुछ ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय नियम, संसद कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, उसका गठन कैसे होगा, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भाग 2 भी जो है कि हमारा जो है एक चीज और बताते हैं कि भारत के संविधान को उधारों का संविधान कहा जाता है, क्योंकि हर देश के संविधान से कुछ न कुछ यहाँ क्या किया गया है? लिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अ से अधिकार, व से अमेरिका। याद रखिएगा, इस सवाल आपको पूछेगा कि जो है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है ना। अमेरिका से, अ से अधिकार, व से अमेरिका। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। याद रहेगा, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कौन सा भाग में है? 3। भाग 3 कितना से कितना अनुच्छेद में? 12 से 35। 12 से 35। अब आगे फिर आते हैं भाग 4। इसमें किसका वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत का। किसका? नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। किसमें? भाग 4 में। और क्या चीज? भाग 4 अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 36 से 51। अब नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कि लिया गया कहाँ से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड। आयरलैंड एक देश है, वहां के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। आखिर नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों लागू किया गया, संविधान में क्यों ऐड किया गया है? तो राज्यों के कल्याण के लिए। किसका? राज्यों के। राज्य में कौन लोग रहते हैं? लोग रहते हैं, तो लोगों को कल्याण के नीति निर्देशक सिद्धांत लाया गया है। यही भाग 4 में एक चीज और ऐड किया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपको भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में ऐड किया गया है। मौलिक कर्तव्य किसमें ऐड किया गया है? अनुच्छेद जो है कि 51 क में ऐड किया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया जी? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। याद रहेगा, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य के लिए आपको सरकार बाध्य नहीं करेगा कि काम आपको करना ही करना है, लेकिन कोई कानून रहता है, उस कानून में आपको बाध्य। शराबबंदी है तो शराबबंदी आपको कानून बन गया है तो आपको नहीं पीना, सरकार हमेशा रोकेगी। लेकिन मौलिक कर्तव्य होता है जिसमें आपको कर्तव्य, ये आपका परम कर्तव्य है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो, कि इतना कर्तव्य को आपको पालन करना चाहिए, लेकिन सरकार उसके लिए कोई बाध्य नहीं करेगी। ठीक है ना। तो 21वें मौलिक कर्तव्य को रखा गया भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। नहीं, रूस से। रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका, अस्य अधिकार अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। सारा क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, आगे मिलेगा क्वेश्चन ये सब। अब देखिएगा कि आप लोग उस समय फटाफट बनाएंगे, सर इसको तो पता है, इसको पता है। तो इसलिए जो है कि सारा चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ लीजिए, पूरा एकदम होल साइंस कर देंगे। आयरलैंड से। अब देखिए मौलिक कर्तव्य में होता है क्या जी? कर्तव्य कहता है कि जैसे अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखिए,
ये आपका परम कर्तव्य है। ठीक है ना, अपने जहां पे भी आप हो उसको साफ सुथरा रखिए। सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखिए, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, इस सब को आपको सुरक्षित रखना है। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाइए, आपका परम कर्तव्य है। ठीक है ना, सभी धर्म को आप जो है आदर करें, चाहे किसी भी धर्म में आप हो, किसी भी धर्म में, आपका कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दो चीज है। कर्तव्यों की संख्या 11, अधिकारों की संख्या 6। कर्तव्य लिया गया रूस से, अधिकार लिया गया अमेरिका से, याद रहेगा। इतना बात बता दिए। अधिकार 6 है, पहले कितना था? कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन के तहत जो है कि संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है ना, 42वां 44वां ना 44वां संशोधन, 44वां संशोधन में हटा दिया गया। इतना सारा बात आप लोग जो है क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इस सारों ऑप्शन से आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो गया। अनुच्छेद कौन भाग में कौन सी है? भाग 2 में कौन सी है? नागरिकता। कौन सी जी? नागरिकता। नागरिकता है भाग 2 में। भाग 3 में अधिकार के बात किया गया, कौन सी? मौलिक अधिकार में। भाग 4 में आपको नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत है। और क्या चीज है? मौलिक कर्तव्य है। और कौन सी है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना जी, याद रहेगा इतना सारा चीज, मौलिक कर्तव्य। आगे चलिए, आगे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कि संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन किसके लिए हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है ना, स्टॉकहोम सम्मेलन किसके लिए हुआ था, किससे संबंधित है, यही आपका प्रश्न है। ठीक है ना, तो स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। 119 देश जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था। और जो है सम्मेलन हुआ था 1971 में। कब हुआ था जी? 1971 में स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए इसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से। और कब हुआ था? तो 1971 में। और इसमें कितने कितने देश भाग लिए थे? 119 देश। कितने देश? 119 देश। स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए सम्मेलन या कोई भी मीटिंग किस लिए बुलाया जाता है? जब कुछ गड़बड़ी होता है गांव में या कहीं भी किसी भी चीज में, देश में मीटिंग बुलाया जाता है जब कुछ गड़बड़ी होता है। तो हम लोग अपना जो है सुख के लिए बहुत बड़ा दुख बटोरते चल रहे हैं पीछे पीछे। आगे आगे सुख दिखाई दे रहा है, पीछे पीछे क्या दिखाई दे रहा है? दुख जो है कि हम लोग बटोरते चल रहे हैं। अपना स्वार्थ में हम लोग पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। एसी में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, फ्रिज वाला खाना खाएंगे, एकदम चिल दो। अब चिल पिएगा, चिल तो अंदर जाएगा हिल, समझ गए ना। चिल एकदम जो कहता ना कि एकदम चिल ठंडा, और थोड़ा ठंडा दीजिए। तो हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना है पता है ना? कितना जी? 37 डिग्री। 37 डिग्री। अब चिल रहेगा तो कितना डिग्री में रहेगा? 0 तो होने, 0 तो जम जाएगा। 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब वैसा पीजिएगा तो कहाँ 37 और कहाँ 1 2, तो आंतरी में ना गांठ फूट बैठे के चांसेस बहुत रहता है। और फिर वही में कोई आदमी के धीरे धीरे जख्म बना दिया, धीरे धीरे जो है कि बीमारी होगा, तो आंत के ऑपरेशन आगे है। या चिल ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा, दोनों हम लोग के लिए नुकसानदायक है। देखिए प्रकृति कितना बढ़िया से बनाया है कि ठंडा के दिन में गर्म पानी और गर्म के दिन में ठंडा पानी देता है। कितना बढ़िया बात है कि नहीं? लेकिन हम लोग कहते हैं ना ठंडा के दिन में गर्म पानी करके नहाएंगे। गर्म पानी करके नहाने से भी मॉइस्चराइज, चेहरा की चमक है वो खत्म होगा और शुक्राणु जो है पुरुषों में मर सकता है गर्म पानी से नहाने से। ठीक है ना। और ठंडा, ज्यादा ठंडा से जो है कि आप लेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, गाल में सुकून जाएगा। तो ये सब चीज जो है प्रकृति जो है कि एक साथ हम लोग खेल रहे हैं। जंगल अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। काहे के लिए? जंगलों का सबसे ज्यादा सफाया किसमें हुआ? खेती में। कृषि करने के कारण जो है कि जंगलों का अंधाधुंध कटाई हुआ है। समझ गए ना? जंगलों का अंधाधुंध कृषि के चलते हुआ है। खेती करने के लिए अंग्रेज के जमाना से ही जंगलों का बहुत तेजी से, अंग्रेज को क्या जा रहा था? वो तो अपना देश में जाएगा, अपना देश से बटोर के ले जा रहा था। खेती को जितना होगा उतना उसको टैक्स मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है पर्यावरण को बचाने के लिए देश के जो जितने भी बुद्धिजीवी देश हैं, है ना, जिनको लगा वो कहे कि भाई मीटिंग होना चाहिए। क्या मीटिंग होना चाहिए?
पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बहुत देखते हैं कहीं कहीं कि दिल्ली की हवा इतना प्रदूषित है, तो पटना इतना प्रदूषित है, कहता है ना कोई, जैसे कि अब दिल्ली में चल जाइए, अगर गाड़ी रुक गई, जाम में फंस गए हैं आप, तो नाक में सांस न लिया जाएगा, इतना गंदा रहता है। नाला के पास अगर आपका गाड़ी फंस गया जाम में, तब तो कहना ही नहीं है, तब तो कहना ही नहीं है कि दिल्ली में आपका क्या हश्र होगा। बस पहली बार गए हैं तो आप वहीं पर बीमार पड़ जाइएगा। और जब बड़ा सरकारी बस जो चलता है एशिया वाला, वो वहां पर आप आगे ऐसी बस है, पीछे आप इतना हिट मारेगा कि बुझना है। आज देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ते जा रहा है, किसके कारण? पर्यावरण में अनबैलेंस के कारण। पानी खत्म होते जा रहा है, किसके कारण? पर्यावरण में इनबैलेंस के कारण। हम लोग अपने स्वार्थ में सब कुछ, जैसे कि पूरा अगर धोने इधर पे मोटर चालू करके हर पानी गिरा रहे हैं, तो पर्यावरण हमारे लिए क्या है? पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे, पानी नहीं मिलेगा। मान लीजिए हम लोग के कुछ अब ये देखने के लिए मिलता है कि पानी नहीं मिलता, पानी के लिए मार धाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म शूटिंग हो जाता है गाँव में, ठीक है ना। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 1971 में एक सम्मेलन हुआ, और वो जगह था जहां हुआ स्टॉकहोम। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। तो पूछता है स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था? तो 1971 में। किसके लिए हुआ था? तो पर्यावरण को बचाने के लिए। इसमें कितने सदस्य भाग लिए थे? 119 भाग लिए थे। आगे है महिला अधिकार। आज जो है कि महिला चारों ऑप्शन के बारे में 3 तो खत्म कहानी है इसका, इसके बारे में बात करें। महिला अधिकारों की बात करें तो महिला अधिकार जो है कि होता है, महिलाओं को एकदम नीच समझा जाता है। इस्लाम में कहा जाता है कि महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसको और कोई अधिकार नहीं। लेकिन अब इस्लाम में भी बहुत सारे लोग इंडिया के खास करके जागरूक हो रहे हैं, और महिलाओं को, मुस्लिम में महिलाओं में भी उसको पढ़ाई लिखाई हर जगह जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इंडिया से बाहर चल जाइए ना, दुबई में, सऊदी अरबिया में चल जाइए, ईरान में चल जाइए, अफगानिस्तान में चल जाइए, वहां एकदम मुसलमान के कोई मुस्लिम महिला उसका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ अपने देश में भी महिलाओं का अधिकार नहीं है कि नहीं। लेकिन इस जो है कि लोग जागरूक हुए, अधिकार दिलाने के लिए सरकार भी कि 50% तो पंचायती राज में आरक्षण मिल गया महिलाओं को। नौकरी चाकरी में 33% जो है आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को, है कि नहीं। तो महिलाओं के अधिकार जो बताने के लिए, क्योंकि जो स्त्री और पुरुष दोनों क्या है? बराबर है। हिंदी में आप लोग अर्धनारीश्वर पढ़े हैं, उसमें क्या बताया कि जो ऐसे कि हमारा विकास तभी होगा जब स्त्री और पुरुष दोनों कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, तभी जो है सृष्टि आगे बढ़ेगा, ये जो है दुनिया आगे बढ़ेगा। अगर महिला का अधिकार नहीं होता है तो क्या सृष्टि आगे बढ़ता है जी? हम लोग इस धरती पर आते हैं नहीं करते। पुरुष जब सब सर्वोपरि है तो पुरुष अकेले सब कुछ कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो महिलाओं के अधिकार के लिए भी बात है, तो इसलिए महिला के अधिकार के, महिला को जागरूक करने के लिए एक दिवस मनाया, महिलाओं का दिन मनाया था, जिसे बोलते हैं महिला दिवस। अब महिला दिवस याद रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। महिला दिवस 8 मार्च को, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। आगे जो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है मानव अधिकार। मानव अधिकार, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। अभी पढ़े कि मतलब मौलिक अधिकार होता है सभी को, तो मानव अधिकार, तो मानवों के अधिकार कोई कोई होता है, जैसे कि अपना जो है कि दम में रावण के जैसा जो है कूदने लगता है, उसको जो मनाएगा वो करेगा। जैसे सिपाही कभी कभी देखते हैं जब सेना उना जो है कि ग्रामीण पर कुछ कर देता है, मार धार कर दिया, पूरा एकदम जो है कि बदमाशी कर देता है, तो उसके तरफ से, आम पब्लिक की तरफ से मानव अधिकार जो है कि आता है और लड़ता है कि आप, पुलिस का ये काम नहीं है कि आप उधर के मार दीजिए, गोली वोली मार दीजिए, डंडा मार के गोड़ हाथ बराबर कर दीजिए। आपको काम है सुधारना। आप सुधारने की जगह और क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मानव अधिकार भी जो है कि मानवों के अधिकार के लिए एक आयोग बना, मानव अधिकार आयोग, ठीक है ना, मानव अधिकार आयोग। और मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। देखिए वो डेट अभी याद नहीं आ रहा, डेट याद आता तो बताते हैं हम। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसी तरह से महिला अधिकार के लिए एक आयोग बनाया गया, महिला आयोग। कौन सा आयोग? महिला आयोग। अगर मान लीजिए कि जो है कोई महिला यहाँ के पढ़ना लिखना चाहती है, कुछ नौकरी चाकरी करना चाहती है, आप दबा दिए हैं और वो जाके केस कर देगी, तुरंत महिला आयोग वाला आएगा और आपको जो है कि जनबा केस पूरा कर देगा। इसलिए महिलाओं के लिए अधिकार के लिए भी एक आयोग बना है जिसे बोलते हैं महिला आयोग, और उसका अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अभी वर्तमान में रेखा शर्मा, याद रहेगा बात, रेखा शर्मा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्ताक्षर किया? भारत ने बांग्लादेश मुक्ति
युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप यानी कि कब जो है लड़ाई, जैसे कोई आदमी, दो आदमी लड़ता है तो तीसरा उसको कहता है कि जो है खत्म करो, नहीं तो जो है नहीं मानता है तो उसको तरफ से भाग लेता है। तो कब जो है एंट्री हुआ था, तो दिसंबर जो है कि 1971 में। ज्यादा दिन युद्ध नहीं चले दिया था भारत, ज्यादा दिन युद्ध नहीं चले दिया था। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जो है कि युद्ध चला था भारत और पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश जो है कि आजाद हो गया था। ठीक है ना, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जो है युद्ध चला था। कितना दिन हुआ जी? 13 दिन में, 13 में उसका जो है कि निकाल दिया एकदम पाकिस्तान के। ये देखिए कहानी सुनिए कि बांग्लादेश की जो है कि आजाद ये कहे हुआ। बांग्लादेश पहले नहीं था, 71 में देश बना है। 1971 में बांग्लादेश होता था उसको बहुत। 1971 में जन्म हुआ। देखिए जब भारत के बंटवारा हुआ था 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को, तो भारत के अगर नक्शा आप लोग को जानते होंगे तो थोड़ा सा नक्शा को हम ड्रॉ करते हैं। खंड भारत बना दिया। खंड भारत नहीं बनाया, गदा हवा। ठीक है ना। अब देखिए भारत जो है कि बना, तो ये जो है कि इसे भारत के नक्शा है। और ऐसे मान लीजिए इधर पूरा नक्शा बनाने नहीं जा रहे हैं, ड्रॉ नहीं करने जा रहे हैं। अभी देखिए इधर जो है कि इतना दूर में ना पाकिस्तान फैला हुआ है। कौन है? पाकिस्तान है, पाक लिख देते हैं, पाक। अब इधर पाकिस्तान है, तो जो है कि पाकिस्तान के बंटवारा कैसे हुआ था, तो पाकिस्तान के बंटवारा होने के लिए उस समय के जो मुसलमान नेता थे वो कहता था कि जितना भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कौन सा? मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यानी कि जहां ज्यादा मुसलमान की संख्या है वो जगह जो है कि हमको दे दीजिए। वो क्या में जाएगा? पाकिस्तान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाकिस्तान कहलाएगा। अब पाकिस्तान कहलाएगा तो ऐसे तो पूरे भारत में जो है कि मुस्लिम जो है कि फैला हुआ था, सरसों के दाना जैसा। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान फैला हुआ था। देखा पूरा मुसलमान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दे, लेकिन नहीं। बहुल क्षेत्र में देखिए इधर जो है कि पश्चिमी जो क्षेत्र था, भारत के पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और भारत के पूर्वी क्षेत्र, ये इतना दूर जो था, ये जो है कि आपको क्या था? मुसलमान बहुल क्षेत्र था। ये मुसलमान बहुल क्षेत्र था, मुस्लिम अधिक था। तो पाकिस्तान कहा कि जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बीच में हैदराबाद भी था, वो तो कहता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। यहाँ भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब पाकिस्तान कहता था कि हमको, पाकिस्तान तरफ जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन फिर आधा कहता ना हम स्वतंत्र रहेंगे। भारत कहा कि बीच में जो है कि रहेगा तो दिक्कत पहुंचाएगा। खैर इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। हम चलते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जन्म कैसे हुआ, कैसे जो है कि पाकिस्तान, तो ये पश्चिम में है जी, ये किस तरह है? तो पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर जो है कि एक और पाकिस्तान का हिस्सा मिला, ये जो है कि बना कौन सी? पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान बना। पूर्वी पाकिस्तान बना। तो अब देखिए 1947 में अपना देश आजाद हुआ ना जी, तो पाकिस्तान भी तो उसी समय में आजाद हुआ, क्योंकि भारत आजाद हुआ और बंटवारा हुआ। तो ये जब बन गया तो अब इसको जाना है, तो अगर इधर जाना है, इधर तो बीचे बीच तो हिंदुस्तान से होकर जा नहीं सकता इधर से इधर, है ना। लेकिन कुछ समय के लिए जो है कि जाने के लिए रास्ता दे दिया था कि जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत कुछ लगा तो कहा कि रुक के रास्ते बंद कर देते हैं, कुछ दिक्कत कर रहा हो, हाँ ना जा देंगे। तो अब इन लोग को मान लीजिए कि जाना है, तो ये पूरा अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी पार करते हुए यहाँ जाएगा। ऊपरे ऊपरे भी हमारे जो ये है ना भारत, ऊपरे भी हमारे अधिकार है, कोई नहीं पार हो सकता है इधर से। क्या समझ रहे हो? ऊपर ऊपर वो नहीं, मतलब उसको ऊपर से, इसके ऊपर से जाना तो इधर चीन है, तिब्बत है, ऐसे पार करके जाना, चीन आ जाएगा अपना देश से। कहाँ है? कहाँ आए थे? अरे हिमालय पर्वत है, कहाँ से कैसे जाएगा उधर? अब इसको समझ नहीं आ रहा था, तो अब यहाँ क्या क्या अपन जो है कुछ नेता को जो है कि सिपाही जो है कि बैठा दिया यहाँ, और यहाँ जो है कोई विकास के नाम पर कुछ भी नहीं करता था, शून्य। इधर जितना भी बड़े बड़े नेता है इधर पश्चिम पाकिस्तान में है, और इधर जो है कि अपना सेना राज कर रहा है, खूब अत्याचार करता था, मार पीट, लड़की को उठा लिया, बलात्कार, कुछ करता है कोई पुलिस। चुनाव होता है 1971 में। कब? 1971 से पहले चुनाव होता है। चुनाव जब होता है तो जैसे कि पूर्वी बंगाल के अवामी लीग के एक नेता रहते हैं, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना, शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम है। वो जो है कि बड़ी भारी मतों से विजयी हुए, यहाँ चुनाव जीते। अब इधर के नेता के पसंद नहीं आया, इधर के नेता के पसंद नहीं आया, पश्चिम पाकिस्तान का पसंद नहीं आया, तो वहां जो है कि कुछ करने लगा गड़बड़ सड़बड़। तो
तो यहाँ जो है कि पूरा विद्रोह हो गया। क्या हो गया? पूरा विद्रोह। आई जो ना पूर्वी पाकिस्तान है ना, पूर्वी जो है पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल कहलाता था। इधर अपना ये पश्चिम बंगाल है, जैसे ये जो है ना इसे पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, इधर पश्चिम बंगाल, इधर पूर्वी बंगाल। अब जो है कि विद्रोह होने लगा तो जो है कि क्या हुआ कि जो है कि कुछ लोग ना भाग भाग के भारत में एंटर करने लगा। वहां सेना जब मारने लगा था तो मारने लगा तो युद्ध के तो लड़ाई तो हो रहा है, पता ही है कि फलना फलना में लड़ाई हो रहा है, तो गांव के आदमी कितना देर सहेगा अगल बगल के। इंदिरा गांधी उस समय जो है कि भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भी बात याद रखिएगा कि जब बांग्लादेश की उत्पत्ति हुआ तो जो है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो है कि संसद में आके बोले कि हम भाई युद्ध करने जा रहे हैं इसके खिलाफ, और युद्ध हुआ। और जो है कि क्या कहा कि भाई वहां के जनमत संग्रह किया गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हम लोग अलग देश चाहते हैं। और वही मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश 1971 में क्या बना? एक अलग स्वतंत्र देश बना। ठीक है ना, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, याद रहेगा कि बांग्लादेश के जन्म कैसे हुआ। तो बांग्लादेश के जो नेता, जो आजाद करने नहीं, बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता? शेख मुजीबुर रहमान को। किसे? शेख मुजीबुर रहमान को। याद रहेगा, इसी आंदोलन किया था मुजीब शेख मुजीब, याद रखना, पूरा मित्र नहीं जाना। शेख मुजीबुर रहमान है पूरा नाम। उन्हें जो है कि बांग्लादेश का पिता कहते हैं। और देख रहे हैं कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो कब हस्तक्षेप किया था? दिसंबर 1971 में। 3 दिसंबर को हस्तक्षेप, एंट्री मारा भारत। और जो है कि 16 दिसंबर को जो है कि भारत क्या किया? युद्ध को जीत लिया। भारत पाकिस्तान जो है कि युद्ध हुआ, जिससे भारत विजयी हुआ। और जो है कि युद्ध खत्म हुआ, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। अभी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री नाम है शेख हसीना। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है कि कौन सी क्वेश्चन है ये बताइए, नहीं बताइएगा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फास्ट यूज, फास्ट नहीं, फास्ट। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फास्ट यूज का नीति पर पुनः विचार की बात की? नो फास्ट नीति पर पुनः विचार किया। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री नो फास्ट जो है नीति पर विचार किया? तो नो फास्ट यूज लिखवाए होंगे। नो फास्ट यूज, हिंदी इसका समझिए। नो माने नहीं, फास्ट माने पहले, अब यूज माने प्रयोग। पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे, नो फास्ट यूज नीति। कौन सा नीति? नो फास्ट यूज। देखिए नो फास्ट यूज जो है कि क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो ये कहानी शुरू होता है परमाणु बम से। कहां से? परमाणु बम से। परमाणु बम जो है कि बनाए हुए था, बहुत सारा देश बना लिया था। तो जो है कि जब ताकतवर देश बना लिया, जैसे कि रूस हो गया, अमेरिका हो गया, इन सारे देश जो है कि चीन हो गया, बना लिया था, तो उन लोगों ने नीति अपनाया कि कोई अब जो है कि ये परमाणु बम के जो है कोई नहीं बनाएगा, है ना। लगा दिया एकदम बैन कि कोई भी देश नहीं लगा, क्योंकि इससे देश का विनाश हो सकता है, देश का विनाश हो सकता है। तो परमाणु बम जो है कोई नहीं बनाएगा। अब नहीं बनाएगा तो जो है कि क्या किया, तो सब देश ताकतवर वैसे बना कर रख ले, तो और ताकतवर ने कहलाएगा। तो भारत कहा कैसे चुप्पे बनाएंगे, जैसे गन फैक्ट्री चुप्पे चल रहा था, तो वैसे ही जो है परमाणु बम चुप्पे बना। तो परमाणु बम जो है कि बना अपना देश में 1974 में। क्या बना? 1974 में। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। पहला परमाणु बम का जो टेस्टिंग हुआ था 1974 में, पोखरण में हुआ था, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। कैसे नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। उस टेस्टिंग का परमाणु बम बनाया। तो परमाणु बम जब बन गया 1974 में, तो ऐसा नहीं कि भारत ने बनाया, चुप्पे पाकिस्तान भी बनाया। मैंने सब लोग जो है कि जितने भी जो थोड़ा विकसित या विकासशील देश हैं, उन लोगों ने जो है कि धीरे धीरे क्या बनाया? परमाणु बम अपना चुप्पे बनाया। रात में काम करता था, और ऐसा काम करता था कि सैटेलाइट के पता न लगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि नो फर्स्ट यूज नीति है। कहा गया कि भाई हम किसी पर पहले परमाणु बम का जो है कि यूज नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन हमारे ऊपर कोई करेगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, तब हम अप्लाई करेंगे। यानी कि
हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और कोई हमें छेड़ दिया तो उसे छोड़ते नहीं है, ये वाला नीति अपनाया। तो इसलिए नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, हम जो है कि परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या पहले कोई हमरा पर कोई करेगा तब हम करेंगे परमाणु बम का प्रयोग। तो ये जो है कि नो फर्स्ट यूज नीति जो है इसको इन्होंने किसने अपनाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी जान लीजिए कि सबसे कम दिन के प्रधानमंत्री भी कौन रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। फिर बाद में और भी बने, लेकिन सबसे कम समय के लिए जो कोई बना तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी। विकसित बहुत किया उन्होंने। हाँ, बाद में जब बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी जो है कि नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाया इन्होंने। कौन सा, नो फर्स्ट यूज नीति। अब चलिए मनमोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं और नरेंद्र मोदी के भी बारे में जान लेते हैं। मनमोहन सिंह जो है कि भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री थे तो उनका नाम था मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंजाबी। हाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ी काबिल आदमी, अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, यानी कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे देश को बचाया जाए। तो 1991 की कहानी है। कब की कहानी, 1991 के, जब देश अपना डूब रहा था पैसों के मामले में, आर्थिक स्थिति एकदम खराब था, एकदम जर्जर स्थिति था। उस समय जो है कि वित्त मंत्री जो थे कौन थे, मनमोहन सिंह थे। वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। अभी वित्त मंत्री कौन है जी, नरेंद्र मोदी। निर्मला सीतारमन, झुंड नहीं पता है, निर्मला सीतारमन है, महिला है वो। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन, याद रखिएगा। तो 1991 में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो देश अपना डूब रहा था, तो देश को बचाने का सबसे बड़ा रोल किए थे डूबने से, कौन, मनमोहन सिंह। उदारीकरण की नीति लाए थे। कौन सा नीति, उदारीकरण की नीति। याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, उदारीकरण की नीति किसने लाया और कब लाया। तो याद रखिए उदारीकरण 1991 में आया। उदारीकरण की नीति कब आया और कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया। तो याद रखिएगा कि उदारीकरण का नीति जो है मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया, जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे। और कब आया उदारीकरण लागू किया गया, तो 1991 में। याद रखिएगा इस बात को, 1991 में उदारीकरण की नीति लाया गया। उदारीकरण होता क्या है, इसको समझना भी जरूरी है कि क्या होता है उदारीकरण। तो जब देश जो डूब रहा था, तो डूबने का क्या कारण होता है, आपको गरीब होने का या आपको तिल तिल मरने के कारण क्या होता है, भूखे, जब आपके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, यानी पैसा नहीं है। तो देश में, अपना देश में जो है कि काम धंधा जो है लोगों को मिल नहीं रहता, काम मिलेगा तब ना जो है कि पैसा मिलेगा जी। तो लोगों के पास पैसों की कमी हो रही थी। तो मनमोहन सिंह जो है कि प्रधानमंत्री जो भी उन समय थे, वर्तमान में, मतलब उस समय के, उनको कहें कि भाई जो है कि उदारीकरण की नीति अपनाइए। क्या करना होगा, तो दरवाजा खोल दीजिए अपना देश के, दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजा तो पूरा खुला है। दरवाजा खोलने के मतलब है कि बाहरी जो विदेशी कंपनी है उसको कहिए कि आइए हमारे यहाँ और आप कंपनी लगाइए, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री जो है कि आपको यहाँ काम करना है। कोई आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, कोई लाइसेंस नहीं पड़ेगा, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आइए हमारे यहाँ कंपनी लगाइए। तो कंपनी लगेगा तो क्या बोले, काम करने लगा विदेश से लेके आएगा, इंडिया के आदमी कैसे सिलेक्ट करेगा, तो इंडिया के लोग को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो जो है क्या होगा, पैसा सब जो है कि लोग के जो आर्थिक स्थिति खराब है वो ठीक होने लगेगा। और क्या चीज होता है उदारीकरण में, जो सरकारी चीज है उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया। कौन सी किया गया, निजीकरण किया गया। बहुत सारे कंपनी है जैसे सेल, गेल, बेल या रेलवे, सब बहुत सारी कंपनियों को जो है क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया, निजी हाथ में दे दिया। क्या दे दिया, निजी हाथ में दे दिया। अब निजी हाथ में दे दिया तो उसको पैसा भी भारत सरकार के एक पूरी जैसे मिल गया, है ना, एक बार में भारत सरकार को पैसा भी मिल गया, जिससे कि देश को कुछ कर सकता है। दूसरी बात ये हो गया कि कंपनी को सही से चलाएगा भी, क्योंकि उसको जो खरीदा है उसको तो मुनाफा अधिक से अधिक कमाना है। मुनाफा क्या करना है, अधिक से अधिक कमाना है। और अधिक से अधिक कमाना है तो जो है कि वो काम भी ठीक से करवाएगा और लोग के रोजगार भी और भी मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि कोई कंपनी, सरकारी कंपनी में क्या होता है, एक ही आदमी अगर 50,000 मिल रहा है, और प्राइवेट कंपनी क्या है कि हम 10,000 में 5 बोले, तो 10 आदमी को रोजगार भी मिला। एक आदमी पान खा के थूक रहा था, 50,000 रुपये पा रहा था, अगर कहानी सुलटा। तो निजीकरण
जो ऐसे कि होता है और उदारीकरण, दो चीज होता है जिससे कि देश के आपको आर्थिक विकास हो सकता है। मोदी जी भी अभी यही निजीकरण वाला और उदारीकरण वाला जो ऐसे कि रूल अपनाए हुए हैं। निजीकरण, रेलवे को जो ऐसे कि प्राइवेट कर दिए, बहुत सारे एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, बहुत सारा जो ऐसे कि ऐतिहासिक स्थल को प्राइवेट कर दिया गया है, सब कहता है बेच दिया, बेचा नहीं है उसको, जो ऐसे कि मंडी पर रख दिया है। जैसे खेत मंडी पर रखा था ना, है कि इतना साल लगे, चाहे इजारा जिसको कहते हैं। बिजली में देखिए अगर प्राइवेट को तब ना इतना बढ़िया बिजली की सुविधा मिल रहा है जे, नहीं तो नहीं मिलता है कि नहीं। बिल भले लग रहा है, और बिल क्या लग रहा है, उससे ज्यादा उपयोग कर रहा है, जितना उपयोग कीजिएगा उतना पैसा उठेगा। तो इस सब निजीकरण के कारण ही आपका विकास हुआ, मनमोहन सिंह के काल में हुआ। तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह से सबसे पहला क्वेश्चन आता है, उदारीकरण का नीति किसने लाया, तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह। कब आया उदारीकरण, तो 1991। अटल बिहारी वाजपेयी जो है कि नो फर्स्ट यूज वाला नीति अपनाया था परमाणु बम पर, जैसे पहला जो है 1974 में हुआ था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 1974 में नहीं था, बाद में रखा हुआ, फिर जब उन्होंने छोड़ा जाएगा भारत सरकार को पैसे देने पड़ेगा। नहीं, भारत सरकार नहीं देगा ना, अगर शेयर बिकता है, पूरा के पूरा नहीं, शेयर बिकता है, कितना कमाएगा इतना हमरा दे, इतना पूरा पहले से भी लिया बाद में भी देते रहे, ऐसे होता है। काम ठीक ढंग से करो तुम। नरेंद्र मोदी कहे कि देखिए इसका इतिहास अब आदमी जो नहीं जानता कहे कि सब मोदिया बेच रहा है, अगर पहले कौन बेचा, मनमोहन, यानी कांग्रेस के सरकार था तभी बिका। काहे बिका, काहे कि देश बहुत डूब रहा था, उसको आर्थिक स्थिति ठीक करने कंपनी आएगी हमारे यहाँ लगाएगी। अब जैसे कि बिहार में कोई कंपनी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आवे के पहले ही होगा सलाह जो ठेकेदार है जिसका कंपनी का मालिक होगा अपहरण हो जाता है। पहले रंगदार मांगता कि रंगदारी देता कंपनी लगाएगा, अगर वो जब फील्ड पर लग रहा है वहाँ 50 को नेता पहुंच जाएगा, कहा कि इतना इतना हमको दो, तो बिहार में कोई आएगा जी। तो सुरक्षा प्रदान करता है सरकार, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ देता है, तब जाके बाहरी कंपनी आती है। उसके बाद चलिए नरेंद्र मोदी, अभी वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। कैवा नंबर के हैं, 9वां नहीं 14वां, वैसे गिनती से करें तो 15वां हो गए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इनके द्वारा भी बहुत सारा काम किया गया। कश्मीर में जो है कि धारा 370 हटाया गया, जीएसटी लाया गया, नोटबंदी किया गया, इतना सारा काम किए हैं। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में एक तो समानता है। समानता क्या है कि मनमोहन सिंह भी अभी लाल किला पर 10 बार झंडा फहराए हैं और नरेंद्र मोदी भी 10 बार झंडा फहरा दिए। दोनों में समानता यही है कि नरेंद्र मोदी भी 10 बार झंडा फहराए और मनमोहन सिंह भी 10 बार झंडा फहराए हैं लाल किला पर। अगर कोई पूछे कि कितने बार, सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा किसने फहराया, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 साल रहे थे वो भारत के प्रधानमंत्री। 16 बार, 16 बार जो है कि सबसे अधिक बार जो है कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो हैं जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। अब कोई जो है कि 0 बार फहराने वाले कौन है, जो है कि 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि 0 बार जो है 1 बार नहीं फहराए हैं लाल किले पर झंडा। तो एक को नाम है चंद्रशेखर, एक को नाम है गुलजारीलाल नंदा। ये 2 आदमी जो है कभी लाल किला पर झंडा नहीं फहराए प्रधानमंत्री रहते हुए भी, क्योंकि उतना समय के लिए रहे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो लगता है कि 5-6 बार। सबसे ज्यादा जो है कि आपको लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद जो है कि शायद इंदिरा गांधी है, उसके बाद जो है कि 10 बार में मनमोहन सिंह और जो है नरेंद्र मोदी 10 बार लाल किला पर झंडा फहराए हैं। इस प्रकार से आप लोग को पांचों जो है कि क्वेश्चन का आंसर किया गया, डील किया गया। इस 5 से आप लोग को कितना सारा जो है कि आपको मिल गया जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारा जानकारी। इस तरह से अभी आगे फिर आगे चलते हैं। देखो, छोटे छोटे बहुत